हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे आज 10वीं कक्षा का सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण 10वीं कक्षा का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा आगे की ओर ले चलेगी। दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपको जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम लोग का फर्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बता दें दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। दोस्तों अगर आप किन्हीं क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ तो दोस्तों कमेंट में आंसर बताना ना भूलें। ये आपके लिए क्विज भी हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आपको कितना याद है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आप लोग देख सकते हैं हम लोग का प्रश्न संख्या 2 है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये जो है एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों, VVI प्रश्न है आपके लिए। बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा मेजिनी। इसका नाम था दोस्तों जेयूत्सेपी। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 मिनट आपको सही से लिख देते हैं ताकि आपको इसका नाम जो है वो याद रहे। तो इसका नाम क्या था दोस्तों, तो इसका नाम था, आपको बता देते हैं, जेयूत्सेपी मैथ्सिनी इसका नाम था। और ये यंग इटली जो है, ये यंग यूरोप है, यंग इटली के भी संस्थापक है दोस्तों। कौन है दोस्तों, जेयूत्सेपी मैथ्सिनी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। हम लोग का प्रश्न संख्या 3 है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है। तो दोस्तों बता दें हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है दोस्तों मारियान। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हम लोग का प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, यंग इटली की स्थापना कब हुई। तो किसने किया, थोड़ा देर पहले बताया दोस्तों, जेयूत्सेपी मैथ्सिनी। तो कब हुआ पूछा है, इसका ईस्वी पूछा है। तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही जवाब हो जाएगा। 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना हुई थी। क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट अगला प्रश्न की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि हमको खुशी हो कि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, वो रंग ला रहा है। क्लियर है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। दोस्तों हम लोग का प्रश्न है, इटली के एकीकरण का मसीहा यानी भगवान किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। एकीकरण मतलब अगर आप नहीं समझते हैं तो एकीकरण मतलब होता है किसी राष्ट्र का एकीकरण मतलब होता है दोस्तों कि जो राष्ट्र का अलग अलग प्रांत है उसको एकजुट करना, एक जगह मिलाना, वही एकीकरण कहलाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों। ये जो है प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है। तो दोस्तों 14 जुलाई 1789 की क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस टाइम फ्रांस का सम्राट कौन था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का लुई 16वां। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। XVI का मतलब होता है 16, एक्स मतलब 10, 20, एक्स मतलब होता है दोस्तों 10, भी मतलब होता है दोस्तों 5 और आई मतलब होता है 1, यानी 16वां। 10, 5, 15 और 1 16। लुई 16वां जो था वो फ्रांस का सम्राट था 1789 की फ्रांस की क्रांति में। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, यानी फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसका कारण क्या था, क्यों हुआ था दोस्तों वहाँ पे क्रांति। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा निरंकुश शासन। वहाँ पे जो शासन चल रहा था दोस्तों वो लोगों के हित के लिए नहीं हो रहा था। जो वहाँ के शासक थे वो मनमानी करते थे, उस पर कोई अंकुश नहीं था, वो निरंकुश था, मनमानी करता था, अय्याशी करता था, राष्ट्र हित के बारे सोचता भी नहीं था। क्लियर है। तो उसी को निरंकुश शासन बोला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इटली की स्थापना किसने की। तो बता दे दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा जेयूत्सेपी मैथ्सिनी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, अभी कुछ देर पहले भी आपको मैंने बताया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क मतलब लोहा का अयस्क, लोहा का अयस्क यानी लोहा का जो चूर्ण होता है वही लौह अयस्क कहलाता है। तो ये किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों ये अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय यज्ञ वो होता है जिसको एक बार जो ख़त्म हो जाए तो पुनः हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और प्राप्त कर भी लिए तो इतना समय लगेगा कि मनुष्य का अवधि 4-5 पीढ़ी ख़त्म हो जाएगा, यानी लाखों वर्ष लग जाएगा दोस्तों लौह अयस्क बनने में। तो ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, इसको नवीकरण नहीं कर सकते हैं, यानी एक बार ख़त्म हो जाए तो बस ख़त्म हो गया, बनने में लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृदा अपरदन का कारण है? मृदा अपरदन मतलब आप लोग समझते हैं, मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव कैसे होता है? नदियों में बाढ़ आया तो होता है। वनोन्मूलन, वन का ज़्यादा कटाई करेंगे, पेड़ ख़त्म होते जाएगा, तो पेड़ जो है मिट्टी को जड़ से बांध के रखता है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, पेड़ कटाई होगा तो ये भी वनोन्मूलन ख़त्म हो जाएगा। अगला है कृषि के गलत तरीक़ों से, यानी कृषि जो है अपने खेती में अगर अच्छे तरीके से खेती करेंगे, जैसे मेड़ बनाते हैं उसका भी सही तरीके से बांध के रखेंगे तो ठीक रहेगा, और नहीं तो किसी दिन ज़्यादा पानी किया तो बह के चल जाएगा, मेड़ जो है जिसको घर का भाषा में आइड बोलते हैं वो टूट जाएगा। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। आपको इन्जॉय में आपको सारा क्वेश्चन क्लियर कराते जाएंगे, आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक जो वर्ड है उसका मतलब आपको समझाते चलेंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो दोस्तों पृथ्वी का 3/4 भाग यानी 4 भाग में 3 भाग में क्या है दोस्तों, पानी ही है, बाकी 1 भाग जो है इसमें क्या है दोस्तों, स्थल है। क्लियर है? 3/4 भाग जो है ये जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा टिटिकाका, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। टिटिकाका झील जो है ये मीठे पानी के लिए जाना जाता है, और ये कहाँ है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, साथ में ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन रहेगा मीठे पानी का झील टिटिकाका जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है। और खारे पानी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है दोस्तों? चिल्का झील। चिल्का झील आपको याद रखना है, जो उड़ीसा में है चिल्का झील। क्लियर है? अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क कौन सा है? यानी लौह का अयस्क निम्न में से सर्वोत्तम सबसे अच्छा किस्म का लौह अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट लौह अयस्क सबसे सर्वोत्तम सबसे अच्छा लौह अयस्क है। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग का प्रश्न संख्या 15 है, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य, पैदा करने वाला राज्य मतलब उत्पादन करता है, लोहा बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो कौन सा राज्य भारत का? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है ये लोहा उत्पादन के लिए सबसे क्या है दोस्तों, सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। हम लोग का प्रश्न है दोस्तों, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी भारत का विश्व में कौन सा स्थान है अभ्रक के उत्पादन में? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा प्रथम स्थान है, यानी अभ्रक के उत्पादन में भारत जो है पहला स्थान में आता है विश्व का। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग का प्रश्न संख्या 16 है, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम लोग भारत का संपूर्ण यानी पूरे भारत के संपूर्ण देश की सरकार को हम लोग बोलते हैं केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, यानी भारत का जो सरकार है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है, यानी भारतीय संविधान में अधिकारों की मूल सूचियां हैं दोस्तों 3 है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।
इसमें पहला आता है दोस्तों समानता का अधिकार, समानता का अधिकार पहला आता है दोस्तों समानता का अधिकार। दूसरा आता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा आता है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा आता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय समाज माना जाता है, भारतीय समाज जो है ये किस प्रकार का माना जाता है? तो भारतीय समाज कैसा माना जाता है दोस्तों? एक पितृ प्रधान समाज, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यानी पिता को हम लोग यहाँ पे प्रधान मानते हैं, घर का मुखिया मानते हैं। तो भारत का जो समाज है, तो भारत का जो समाज है तो भारत का जो समाज है उसको हम लोग एक पितृ प्रधान समाज के रूप में देखते हैं, मानते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? यानी बीजेपी का दोस्तों, बीजेपी का जो सिद्धांत है, जैसे बीजेपी जो गठन किया गया, बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का जब गठन किया गया था तो इसका पर्पस क्या था, इसका मोटिव क्या था कि हम लोग इस पार्टी को बनाएंगे तो हम लोग कोई मुद्दा होता है, कोई भी पार्टी में खड़ा रहने के लिए कोई मुद्दा होना चाहिए कि हम इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाएंगे तब हमको जनता नोटिस करेगी और हम वोट में जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का मोटिव क्या था? तो उन लोग का मोटिव था दोस्तों सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या होता है दोस्तों? तो राष्ट्र की पहचान और जो एकता है, जातीय भाषा धर्म और जो संस्कृति है उसके महत्व को जोर देती है। यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, यानी बीजेपी का पर्पस है, इसका सिद्धांत है कि राष्ट्र की जो पहचान है, देश की जो पहचान है, यहाँ की एकता यानी यूनिटी, यहाँ का जाति भाषा धर्म और जो संस्कृति है इसका महत्व करेंगे। यानी जो भी यहाँ का संस्कृति है उसको महत्व देंगे, उसको अपनाएंगे, उसको बचाए रखेंगे। तो ही इसका मोटिव है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी का मोटिव। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी, यानी 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो इसका स्थापना किया था एम एन राय ने, M.N. राय ने किया था कानपुर में। कहाँ पे दोस्तों? कानपुर में। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है? यानी बेल्जियम जो देश है इसकी सीमा किस देश को टच करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फ्रांस की जो सीमा है उसको बेल्जियम का राष्ट्र जो है, यानी बेल्जियम देश जो है राष्ट्र, तो वो फ्रांस की सीमा को टच करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का पड़ोसी द्वितीय देश कौन सा है? यानी भारत का दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है? तो दोस्तों पहला पड़ोसी देश है हम लोग का बांग्लादेश और दूसरा है दोस्तों हम लोग का श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय पड़ोसी देश तो श्रीलंका हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? यानी भारत की जो टोटल इकोनॉमी है, भारत की जो सर्वाधिक क्या राष्ट्रीय आय में, इनकम में किसका योगदान है? सबसे ज़्यादा इनकम किधर से हो रहा है, किस क्षेत्र से हो रहा है? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक से। इसको सेवा क्षेत्रक भी बोला जाता है, तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी बोला जाता है। पर तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों? तो इसमें आता है दोस्तों आपका व्यापार आता है, वाणिज्य व्यापार, बैंकिंग आता है दोस्तों आपका बैंकिंग, और क्या आता है दोस्तों? और आता है इसमें संचार, इसके अंतर्गत आता है संचार। तो ये क्षेत्र जो है ये भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान है तृतीयक क्षेत्रक का। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो वो होता है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्रक का। द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है दोस्तों विनिर्माण, ये सब खर्चीला काम है दोस्तों। विनिर्माण आता है और क्या आता है दोस्तों? उद्योग आता है, फैक्ट्री आता है, कच्चा माल, तो ये सब में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और क्या है? ऑटोमोबाइल, ये सब आता है। इन्वेस्ट करो उसके बाद पैसा आएगा नहीं आएगा उसका गारंटी नहीं है। तो द्वितीयक क्षेत्रक जो है भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान
देता है। क्लियर है। द्वितीय क्षेत्रक। अगला प्रश्न है दोस्तों, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? विनिमय का माध्यम यानी लेन देन का, अदला बदली का माध्यम तो मुद्रा को कहा जाता है दोस्तों। जैसे कुछ वस्तु खरीदने जाते हैं, कोई कपड़ा लिए तो कपड़ा के बदले हम लोग पैसा देते हैं, तो ये विनिमय का माध्यम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों हम लोग का प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। उपभोक्ता यानी कस्टमर का सुरक्षा अधिनियम पारित, ग्राहक का सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1986 ईस्वी को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, उपभोक्ता का जो हित का काम है, उपभोक्ता के हितों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, यानी कस्टमर को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। जो उसका हित का काम है वो देखरेख करता है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न संख्या 27 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहाँ स्थित है? यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता का मुख्यालय आयोग जो है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट अगला प्रश्न की ओर। हम लोग का प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक किसको बोलते हैं दोस्तों? तो वह केंद्रीय बैंक को बोला जाता है। जो सेंट्रल बैंक होता है उसको केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक RBI बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न है, जिला उपभोक्ता मंच में कितने सदस्य होते हैं? तो जिला उपभोक्ता मंच में कुल 3 सदस्य होते हैं दोस्तों, कुल 3 सदस्य होते हैं। इसमें से एक अध्यक्ष होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? एक अध्यक्ष होता है। एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष। और 2 क्या होता है दोस्तों? 2 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य होते हैं जिसमें से एक फीमेल होता है दोस्तों। 2 सदस्य में एक फीमेल होता है और एक होता है मेल। एक लड़का और एक लड़की होना अनिवार्य है। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 दिसंबर को हम लोग प्रतिवर्ष जो है उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारा प्रश्न जो है बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए दोस्तों और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि हमको ये पता चले कि दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हमको प्रेरणा मिले और हम और अच्छा तरह से और बेहतर तरीके से वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।